नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो अब सबसे पहले इस वक्त बुलेटिन की हम शुरुआत करने यहां पर जा रहे हैं एसआईआर से जुड़ी खबर से। कल से शुरू होगा एसआईआर का दूसरा चरण। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में आज रात से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी होगा एसआईआर। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु में भी होगा एसआईआर। पश्चिम बंगाल, राजस्थान में भी एसआईआर की प्रक्रिया की जाएगी। इसके अलावा गोवा, लक्षद्वीप में भी ये प्रक्रिया होगी। 7 फरवरी 2026 को फाइनल सूची जारी की जाएगी। तो यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये कहा कि वोटर लिस्ट में रिवीजन अब बेहद ज़रूरी हो गया है और जो राज्य हैं उनकी सूची को जल्द ही अब फ्रीज कर लिया जाएगा और बीएलओ की ट्रेनिंग जो है वो भी कल से शुरू हो जाएगी। तो 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट रोल है वो जारी होगा। ये वो 12 राज्य हैं जहां पर कल से एसआईआर शुरू होने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं वो इसमें अपना योगदान देंगे और लगभग 10,500 ईआरओस और लगभग 321 कलेक्टर्स। ये पूरी चुनावी कर्मियों की जो टीम है वो इस एसआईआर की फेज 2 में कार्य करेगी और इसको सफल बनाएगी। तो यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त को आपने सुना, उन्होंने यही कहा है कि बीएलओ की ट्रेनिंग जो है वो कल से शुरू हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में आज रात से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक बूथ पर 1,000 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, यहाँ पर ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। और जो अभियान है इसी का, उसमें सीधे तौर पर यही कहा गया है कि अब ये जरूरी हो गया है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें रिवीजन किया जाए, क्योंकि बहुत लंबा वक्त बीत चुका है। और उन्होंने बिहार का जिक्र किया और कहा कि बिहार में बहुत कम वक्त में एसआईआर की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। तो ऐसे में तमाम वो राज्य जो विरोध कर रहे हैं उनको लेकर जरूर सवाल होगा कि वहां पर प्रक्रिया को कैसे अंजाम आखिर दिया जाएगा। जैसे कि पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, ऐसे कई राज्य हैं, वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया का क्या स्वरूप होने जा रहा है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो कल से एसआईआर का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर किया जाएगा और रात से एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रही है। और लगभग 321 कलेक्टर्स। ये वो 12 राज्य हैं जहां पर कल से एसआईआर शुरू होने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं वो इसमें अपना योगदान देंगे और लगभग 10,500 ईआरओस और लगभग। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। रणवीर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो प्रक्रिया आज से ही शुरू हो जाएगी, ऐसे में किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अब प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हो रही है? देखिए, अगले साल पंचायत का चुनाव है और 2027 के फरवरी मार्च में यूपी विधानसभा का चुनाव होना है। 25 करोड़ की आबादी है। अगर वोटर्स की बात करें तो करीब 15 से 18 करोड़ के आसपास वोटर होते हैं और ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी इंटेंसिव ये जो रिवीजन है
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये होगा और पंचायत चुनाव को लेके इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई थी। बहुत सारे ज़िलों में ज़िला स्तर पे जो पंचायत चुनाव के वोटर्स हैं उनको लेकर के ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। कई कई ज़िलों में सवा लाख वोटर्स का फ़र्क आया है और जब ये विधानसभा के हिसाब से जब यहाँ पर SIR होगी तो जाहिर है कि बहुत बड़े नंबर होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग जो दिल्ली में, मुंबई में या देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं वो यहाँ भी वोटर हैं और दूसरी जगहों पर जाके जहाँ बसे हैं वहाँ भी वो वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा चुके हैं। ऐसे में एक आदमी के दो वोटर लिस्ट होने की जो बात है उस रिपीटिशन ना हो, इसको लेकर के चुनाव आयोग SIR करेगा और सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश में होगा। बिल्कुल रणबीर, हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, पहले उत्तर प्रदेश का नाम नहीं था यहाँ पर, क्या कुछ और भी सरप्राइज एलिमेंट्स इस तरह से आ सकते हैं सामने राज्यों को लेकर? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह कि उत्तर प्रदेश जहां पर कि 2027 में चुनाव होना है, वहां की वोटर लिस्ट को लेकर के ये जो स्वच्छता का अभियान चुनाव आयोग ने चलाने का फैसला किया है, निश्चित तौर पर इसकी टाइमिंग को लेकर के प्रश्न उठेंगे, क्योंकि आप जानती हैं कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये 3 राज्य जहां पर कि अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन तीनों ही राज्यों को शामिल किया गया। खासतौर से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों ही विपक्ष के शासन वाले राज्य, वहां पर विरोध किया जा रहा था SIR का, और इसीलिए मुझे लगता है कि यूपी को भी शामिल कर लिया गया है ताकि एक बैलेंस बना रहे। ये मैसेज जाए कि सिर्फ विपक्ष के शासन वाले राज्यों में ही नहीं हो रहा है SIR, बल्कि जो बीजेपी के शासन वाले राज्य वहां पर भी किया जा रहा है। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की जो मतदाता सूची है 20-22 साल हो चुके हैं आखिरी पुनरीक्षण हुए, तो जाहिर सी बात है कि कई ऐसे नाम होंगे जो दो जगह पर हो सकते हैं। और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि अभियान चलाया जाए और SIR का अभियान ही आज रात से ही यूपी में चलाने का फैसला कर दिया। बिल्कुल अखिलेश, बहुत ही संक्षेप में बताएं, जहां पर विरोध किया जा रहा है उन राज्यों में प्रक्रिया को कैसे अंजाम दिया जाएगा? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु विरोध कर रहे हैं इसका। नहीं, देखिए, ये तो चूंकि चुनाव आयोग का फैसला है, इसलिए उनके पास इससे अधिक कोई विकल्प नहीं है कि वो इसमें सहयोग करें। चुनाव आयोग का अपना एक ढांचा है जिसके जरिए ये पूरा काम होता है और जाहिर सी बात है कि चाहे राज्य सरकार की सहयोग ना करे या विरोध करे, इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने अगर ये फैसला किया है कि ये कराना है तो निश्चित तौर पर ये होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका, और रणवीर आपका भी। यहाँ पर हम अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं खबरों के सिलसिले में और अब यहाँ पर बात करने हम जा रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली के गांधी विहार में 5 अक्टूबर की रात UPSC की तैयारी कर रहे छात्र राकेश मीणा की मौत की खबर सामने आई। शुरुआत में मौत की वजह आग लगना लगा, लेकिन अब ये पर्दाफाश हुआ है कि उसकी हत्या हुई थी और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी लिव इन पार्टनर थी। हत्या करके उसे दुर्घटना का रूप दिया गया और जिस तरह इसकी प्लानिंग की गई उसकी सच्चाई ने सबके होश उड़ा दिए। ये रिपोर्ट देखिए। भोली सूरत वाली कातिल गर्लफ्रेंड, जो हादसा दिखा वो हत्या निकला। छह अक्टूबर को दिल्ली के गांधी विहार की एक इमारत की 4थी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली थी। ये आग 5 और 6 अक्टूबर की रात लगी थी। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के बाद एक झुलसा हुआ शव बरामद किया, जिसकी पहचान राकेश मीणा के रूप में हुई थी, जो UPSC की तैयारी कर रहा था। शुरुआत में ये गैस लीक हादसा माना गया, लेकिन शव की हालत और कमरे में बिखरी चीजों ने पुलिस को शक में डाल दिया। CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया और जो इस साजिश के पीछे था वो है ये चेहरा। इसका नाम है अमृता चौहान और ये मृतक राकेश की लिव इन पार्टनर थी। इस मर्डर मिस्ट्री की मास्टरमाइंड ये लड़की निकली। ये खुद जो फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी और अपराधों को विज्ञान की नजर से समझने का दावा करती। पुलिस की जांच में पता चला कि इसने अपने एक पूर्व प्रेमी और एक दूसरे दोस्त के साथ मिलकर राकेश मीणा की पहले गला दबाकर हत्या की और फिर आग लगाकर उसे दुर्घटना दिखाने की साजिश रची। लेकिन कॉल डिटेल्स और CCTV ने सारी सच्चाई सामने ला दी। घटना के बाद क्राइम टीम और FSL टीम मौके पर पहुंची। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए। 5 और 6 अक्टूबर की रात करीब 2:20 पर 2 लोग मुंह ढके हुए बिल्डिंग में दाखिल हुए और कुछ देर बाद एक बाहर निकला। करीब 2:57 पर एक लड़की, जिसकी पहचान अमृता चौहान के रूप में हुई, अपने साथी के साथ बिल्डिंग से बाहर जाती दिखाई दी। कुछ मिनटों बाद वहां आग लग गई। पुलिस ने अमृता का मोबाइल डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। अमृता की लोकेशन उसी रात गांधी विहार के आसपास थी।
हमें तो ये मालूम नहीं ना कि ये रेकी कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठता हूँ रोज, यहाँ बैठा था तो दो लड़के बड़े भयानक चेहरा बना रखा, बिल्कुल वो ढका हुआ, ऊपर से कैप वाली जो होती है ना वो पहन रखी दोनों ने। और मैं कहा यार ये तो कद में भी सेहत में भी यहाँ गांधी विहार के नहीं है ये, क्योंकि मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, थोड़ा सा मैं एक्टिव भी हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ कॉलोनी का। तो उसमें एक आदमी तो वहाँ खड़ा हो गया, एक आदमी पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। मैंने बोला या किसी को लूटने आए हैं या किसी को मारने आए, ये कौन है? हिम्मत तो नहीं मेरी पड़ी भाई क्या है। और जवान लड़के थे। थोड़ी देर के बाद वो लड़का उसके पास आके कुछ बोला इधर वाला का, तो इधर ऐसे पैदल चला गया। तो मैं उसको देख रहा था कहाँ गया, लेकिन दिखा नहीं। वो चढ़ गया था ऊपर, तो अरे इसे ऊपर चढ़ गया, अंदाजा था, अब पता लगा ना ऊपर चढ़ गया। मैंने तो समझा यार कहाँ गायब हो गया एकदम। लड़की भी साथ में थी? लड़की नहीं थी साथ, ये दोनों लड़के थे। 18 अक्टूबर को पुलिस ने अमृता को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कबूल लिया कि उसने अपने दो दोस्तों सुमित कश्यप और संदीप कुमार के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। सुमित लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। 21 अक्टूबर को सुमित कश्यप को और 23 अक्टूबर को संदीप कुमार को भी मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 मोबाइल फोन भी मिले, जो बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान इस्तेमाल हुए थे। जानकारी के मुताबिक 5 और 6 अक्टूबर की रात तीनों गांधी विहार पहुंचे थे। उन्होंने पहले रामकेश का गला दबाकर और डंडों से पीटकर हत्या की, फिर शव पर घी, तेल और वाइन डाल दी ताकि आग तेजी से भड़के। सुमित कश्यप एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है। उसे पता था कि गैस सिलेंडर कब और कैसे फटेगा। सिलेंडर का नॉब खोला, शव के पास रखकर आग लगाई और बाहर निकल गया। अमृता ने दरवाजे की जाली हटाकर अंदर से गेट लॉक किया ताकि आग हादसा लगे। करीब 1 घंटे बाद सिलेंडर फटा और कमरे में आग भड़क उठी। शव पूरी तरह जल गया और बाहर वालों को सब कुछ एक दुर्घटना जैसा लगा। अमृता के बताए स्थान से पुलिस ने एक हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग और मृतक की शर्ट बरामद की। ये वही घर है जहां 5 और 6 अक्टूबर की रात अमृता चौहान अपने 2 साथियों सुमित कश्यप और संदीप कुमार को लेकर आई थी। यहां पर आने के बाद तीनों ने मिलकर सबसे पहले रामकेश मीणा की इसी कमरे के अंदर पिटाई की और पिटाई करने के बाद उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद इस पूरे हत्याकांड को एक हादसा दिखाने के लिए जो सुमित कश्यप था, जो कि मुरादाबाद में एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने एक सिलेंडर जो यहाँ पर रखा था किचन में, यहाँ से सिलेंडर निकाला, उसकी नॉब को खोला और उसमें कुछ इस तरह से आग लगाई कि काफ़ी देर बाद उस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होते ही जो रामकेश मीणा थे उनका जो पूरा शव था वो बुरी तरह जल गया। और हत्या के बाद जाते जाते जो अमृता चौहान थी, जो कि फॉरेंसिक साइंस की छात्रा रही है, उसने ये जो जाली है ये यहाँ से तोड़कर दरवाज़ा, ये कुंडी जो थी, ये कुंडी जो है वो अंदर से बंद कर दी, जिससे ये लगे कि ये एक हादसा हुआ है। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर पहुँची और पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया तो उसमें कुछ लोग संदिग्ध आते और जाते हुए दिखे। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। ये भी सामने आया कि अमृता क्राइम वेब सीरीज देखने की शौकीन है, इसलिए योजना बनाई गई कि पहले हत्या करेंगे और फिर आग लगाकर मामला दुर्घटना जैसा बना देंगे। लेकिन ये हत्या क्यों की गई, इसके बारे में जो सामने आया है उसके मुताबिक अमृता और रामकेश लिव इन रिलेशनशिप में थे। रामकेश ने उसके कुछ निजी वीडियो और फोटो हार्ड डिस्क में सेव कर रखे थे। जब अमृता ने ये डिलीट करने को कहा तो रामकेश ने मना कर दिया और बहाने बनाता रहा। अमृता ने ये बात अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित को बताई। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और फिर उन्होंने रामकेश की मौत की साजिश रच डाली। ये इसमें ये शुरुआत ऐसे रहती है कि जो लड़की है उसका मोटिव ये होता है, उसको ये एलिगेशन है उसके कि इस लड़के ने उसकी कुछ प्राइवेट वीडियोस, ऑब्ससीन वीडियोस बना रखी है जो वो डिलीट नहीं कर रहा है और वो बना रहा है और उसके ऊपर दबाव है। तो इस वजह से उसने ये साजिश रची। वो खुद भी एक फॉरेंसिक की छात्रा है और वो काफ़ी क्राइम सीरीज़ वगैरह टीवी पे देखती है, तो उसे लगा कि मैं इस तरह का सीन ऑफ क्राइम बना दूंगी कि ये लगेगा कि ये एक्सीडेंट है। तो एक तो वो था। दूसरा, उसने इसका जो साथी था सुमित कश्यप, जो इसका पहले इसका फ्रेंड था, उसके साथ मिलके इसने अपनी तकलीफ जो है वो बताई, तो उन्होंने मिलके पूरा इसमें साजिश रची। उसको एलपीजी का काम करता है वो, तो उसको मालूम है कि गैस का कितना टाइम बाद ब्लास्ट होने की संभावना रहती है।
दिल्ली पुलिस की तिमारपुर टीम ने तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल डेटा एनालिसिस और लगातार ग्राउंड ऑपरेशन की मदद से इस पूरी साजिश को बेनकाब किया। जिस आग को सबने हादसा समझा वो दरअसल एक सोची समझी हत्या निकली। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से ही है। दिल्ली में एक बार फिर एक युवती पर एसिड अटैक का मामला सामने आया। आरोप था कि युवती के एक परिचित जितेंद्र ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर युवती पर एसिड फेंक दिया। युवती का चेहरा बच गया, लेकिन दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए। लेकिन अब इस केस में एक नया पेच भी सामने आया है। आरोपी जितेंद्र की पत्नी ने पीड़ित युवती के पिता के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवा दिया और इस सब के बीच में पुलिस को अब इस एसिड अटैक पर ही संदेह हो रहा है, क्योंकि उन्हें एसिड अटैक से जुड़े सबूत अब तक नहीं मिले हैं। दिल्ली में एक 20 साल की युवती पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया। बताया गया कि युवती अपने कॉलेज जा रही थी। तभी युवती का एक परिचित जितेंद्र अपने 2 साथियों ईशान और अरमान के साथ बाइक पर आया। ईशान ने अरमान को एक बोतल दी, फिर अरमान ने उस पर एसिड फेंक दिया। युवती ने अपने चेहरे को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ झुलस गए। हमला करने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। आपको छेड़ते थे? ठीक है, सरकार से क्या डिमांड है? जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन अब इस मामले में एक नया पेंच आया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसिड अटैक का ये मामला संदेहास्पद है। पुलिस को अब तक की जांच में एसिड अटैक के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पीड़ित कॉलेज के गेट से करीब 200 मीटर दूर ई रिक्शा से उतरी तो वहीं पर एसिड अटैक बताया। पुलिस ये जांच कर रही है कि लड़की ई रिक्शा से कॉलेज से इतनी दूर क्यों उतरी। जहां एसिड गिरा उसके बगल में दीवार में एसिड के कोई छींटे नहीं मिले हैं। दिल्ली के अशोक विहार में हुए एक छात्रा के ऊपर एसिड अटैक के मामले में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों ने एनडीटीवी को जानकारी दी है कि अब तक की जांच में एसिड अटैक के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि पुलिस अलग अलग एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक छात्रा जब कॉलेज गई थी तो कॉलेज के गेट से करीब 200 मीटर पहले ही वो ई रिक्शे से उतर गई थी। अब पुलिस जांच कर रही कि आखिर छात्रा कॉलेज के गेट से 200 मीटर पहले क्यों उतरी। दूसरा, जहां पर ये केमिकल गिरा है यानी कि जो एसिड गिरा है उसके बगल में एक दीवार है, दीवार पर एसिड के छींटे नहीं हैं। तो पुलिस जांच कर रही है कि आखिर जब एसिड फेंका गया है तो दीवार पर छींटे क्यों नहीं गिरे। तो वहीं पीड़िता के भाई ने बताया कि जितेंद्र पिछले कुछ समय से पीड़ित युवती का पीछा कर रहा था और लगभग 1 महीने पहले दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। जितेंद्र शादीशुदा है और उसकी पत्नी से भी इस बारे में शिकायत की गई थी, लेकिन उसने अपने पति का साथ दिया था। जानती थी तीनों को, एक को बहुत क्लोजली जानती थी क्योंकि वो हमारी आगे वाली गली में रहता है और बाकी 2 का आइडिया नहीं है। जितेंद्र की बात कर रहे हैं आप? यस सर, जितेंद्र। क्या हुआ था जितेंद्र से पहले? सर वो आते जाते मतलब स्टेयर करता था, स्टॉक करता था, रैगिंग करता था। तभी आपकी बहन ने कन्फ्रंट किया? यस सर, उसकी वाइफ से भी कन्फ्रंट करा था मेरी सिस्टर ने, तो उसकी वाइफ ने उल्टा मेरी बहन को ही बहुत बुरा भला बोला, उल्टा सीधा बोला और बोला कि मैं तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगी। और एट द एंड आज ये कितनी पुरानी बात है? सर एक मंथ पहले की बात है ये। पड़ोसियों का कहना है कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये घटना पूरी तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। ये आने वाले टाइम में लैंड ऑर्डर की सबसे बड़ी कमी है। अगर से लैंड ऑर्डर सही होता तो इस तरीके के 3-3 लोग बाइक पे घूम रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, स्नैचिंग कर रहे हैं, एसिड फेंक रहे हैं, इस तरीके की जो दुर्घटना है ये बिल्कुल शर्मनाक है। कार्रवाई इस तरीके की हो कि जो ये घटना किया है उसको एक दिल्ली के लिए नजीर बनना चाहिए। युवती डीयू में पढ़ती है। डीयू एसयू प्रेसिडेंट आर्यन मान ने कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करता हूं कि वो जल्द से जल्द हर जगह सीसीटीवी लगाए और दिल्ली पुलिस ज्यादा से ज्यादा पुलिस बूथ बनाए। उस लड़के का नाम है जितेंद्र, वो मैरिड है और उनका 1.5 साल का बच्चा भी है। फिर भी वो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहन को परेशान करता रहा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से ये बताना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर जगह सीसीटीवी लगाए और पुलिस प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पुलिस बूथ लाए। पीड़िता के बयान और चोटों के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। सूचना मिलते ही क्राइम टीम और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन ये केस और भी पेचीदा हो गया तब
जब आरोपी की पत्नी ने पीड़िता के पिता पर रेप का आरोप लगाया। रविवार शाम को जितेंद्र की पत्नी ने भलसुआ डेयरी थाने में केस दर्ज कराया। आरोपी जितेंद्र की पत्नी ने पीड़िता के पिता पर रेप का आरोप लगाया। ये भी आरोप लगाया कि पीड़िता के पिता के पास उसके अश्लील वीडियो भी है। एसिड अटैक मामले में नया मोड़ सामने आने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच अलग अलग एंगल से कर रही है। दरअसल मुख्य आरोपी जितेंद्र की पत्नी ने विक्टिम के पिता पर आरोप लगाया है कि उसके पिता ने उसके साथ में रेप किया है और उसके अश्लील वीडियो बनाए हैं। इसको लेकर जो जितेंद्र की पत्नी है उसने दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक तरफ आरोपी की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर का पेंच, तो वहीं दूसरी तरफ युवती का एसिड अटैक का आरोप। और अब इस सब के बीच पुलिस को ये एसिड अटैक ही संदेहास्पद लग रहा है। इसलिए अब इस मामले में कई एंगल से जांच हो रही है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और शुभांग सिंह ठाकुर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर दवा लेने गए एलएलबी के छात्र पर मेडिकल स्टोर संचालक और उसके 3 साथियों ने जानलेवा हमला कर दिया। ये मामला सिर्फ पैसों के पेमेंट से जुड़ा हुआ था कि कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है, और ये संचालकों ने ऐसा हमला किया धारदार हथियार से कि छात्र के शरीर के कई हिस्सों पर बहुत गहरे घाव हो गए हैं। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छोटी सी बात पर विवाद हुआ और कुछ लोग जान लेने पर उतर आए। घटना कानपुर की है। रावतपुर थाना क्षेत्र में एक दवा लेने गए एलएलबी के छात्र पर मेडिकल स्टोर संचालक और उसके 3 साथियों ने बड़े धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले में छात्र का सिर फट गया और उसके हाथ की अंगुलियां भी कट गई। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक जिस पर हमला हुआ वो 22 साल का अभिजीत सिंह है। वो कानपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। वो मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गया था। वहां उसका दवा के पैसे को लेकर मेडिकल स्टोर संचालक अमर सिंह से विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान दुकान पर बैठे अमर सिंह के भाई विजय सिंह और उसके दोस्त प्रिंस राज श्रीवास्तव और निखिल ने अभिजीत के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने धारदार हथियार निकालकर अभिजीत पर हमला कर दिया। अभिजीत का सिर फट गया और वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। हमलावरों ने जमीन पर गिरे अभिजीत के पेट पर वार किए, जिससे उसका पेट फट गया और आंतें बाहर आ गई। स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई तथा तहरीर प्राप्त कर उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 26/10/2025 को दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति द्वारा थाने पर आकर यह बताया गया कि उनके पक्ष से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है तथा इस आशय का एक तहरीर दिया गया, जिस तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त का मेडिकल करवाया जा रहा है तथा अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। अभिजीत का शोर सुनकर आसपास के लोग उसे बचाने दौड़े, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। अभिजीत को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने 2 घंटे तक उसका ऑपरेशन किया। उसके सिर पर 14 टाँके आए हैं और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अभिजीत के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देख रहा है इंडिया में। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी श्रेयस अय्यर की चोट आखिर कितनी गंभीर है। तो देख रहा है इंडिया में, आपका स्वागत है एक बार फिर से। यूपी के कानपुर में कल दंगे जैसा माहौल हो गया। आंसू गैस के गोले चले, आगजनी हुई, पुलिस और दंगाई आमने सामने आ गए। लेकिन असलियत में ये पूरा मामला ही कुछ और था। दंगा मुक्त यूपी के लिए ये सब कुछ किया गया था। यूपी पुलिस ने एक तरह से दिखा दिया कि दंगाइयों से आखिर कैसे निपटा जाता है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। रविवार का दिन था और कानपुर शहर अपनी सामान्य गति से चल रहा था, लेकिन अचानक कानपुर के सबसे संवेदनशील और मिलीजुली आबादी वाले इलाकों में एक नई सड़क में तस्वीर बदलने लगती है। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। पुलिस प्रशासन!
पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे गूंजने लगते हैं। देखते ही देखते भगदड़ मचने लगती है, पत्थरबाजी होने लगती है, आगजनी होने लगती है। पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी का मंजर हो जाता है। शहर में आग की तरह खबर फैल जाती है कि क्या नई सड़क में फिर दंगा हो गया है। कुछ ही मिनटों के भीतर नई सड़क का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो जाता है। दंगा निरोधक दस्ते की गाड़ियां, पीएसी के ट्रक, फायर ब्रिगेड के सायरन और भारी पुलिस बल के साथ वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने माइक से भीड़ को शांत रहने की अपील की, लेकिन उपद्रवी भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। जब लगा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पहले पानी की तेज बौछारें की गईं और फिर आंसू गैस के गोले दागे गए। धुएं और पानी के बीच जब उपद्रवी पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने लाठी पटक कर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया और कुछ ही देर में पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। लेकिन कानपुर में जो ये सब हो रहा था वो कोई दंगा नहीं था, ये पुलिस की मॉक ड्रिल का हिस्सा था। दंगा नहीं, मॉक ड्रिल हुई। ड्रिल के जरिए दंगाइयों को संदेश, शांति बिगाड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। कानपुर में इस मॉक ड्रिल के जरिए दिखाया गया कि अगर दंगा होता है तो कैसे उसे काबू में किया जाएगा, कैसे पुलिस वाले दंगाइयों से निपटेंगे। पूरे कानपुर में इस घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शहर की शांति भंग हो गई। लेकिन जब धूल और धुएं का गुबार छटा तब एक हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। ये कोई असली दंगा नहीं बल्कि कानपुर पुलिस द्वारा आयोजित एक मॉक ड्रिल थी। इस मॉक ड्रिल में सिविल पुलिस, फायर फाइटिंग दल, चिकित्सीय दल और आरक्षित बलों की टीमों ने एक साथ मिलकर काम किया। अभ्यास के दौरान जवानों को एंटी रॉयट गन, टीयर गैस, वाटर कैनन जैसे उपकरणों के सही इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने यह साफ किया कि इसका किसी त्योहार या आयोजन से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सभी जो पुलिस के हमारे अवयव हैं, जैसे कि फायर सर्विस हो गई, लाइन से रिजर्व फोर्स हो गया, थानों का पुलिस बल हो गया, उनका रिएक्शन टाइम चेक करने के लिए ये कराई गई थी। अगर कोई वास्तविक सिचुएशन ऐसी अराइज करती है तो हम कितनी जल्दी स्थिति से निपटने में सक्षम होते हैं, तो उसका रिहर्सल आप लोगों ने देखा होगा। और मुझे बताया गया है कि इसमें रबर बुलेट भी चलाई गई है, पानी का प्रयोग भी हुआ है, टीयर स्मोक ग्रेनेड भी फेंका गया है और जो घायल थे, सिनेरियो क्रिएट किया गया था, उसमें घायल भी हुए, उनको ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल भी भेजा गया। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज हम लोग अपनी पुलिस फोर्स को चुस्त दुरुस्त करने के लिए और जो व्यवस्थाएं हमारी राइट कंट्रोल की हैं उसको इंश्योर करने के लिए कराई जाती है समय समय पर, और ये और भी जोन्स में कराई जाएंगी। शहर में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने और किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य पुलिस बल को भीड़ नियंत्रण और दंगा रोकने की आधुनिक तकनीकों में और अधिक कुशल बनाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा के फरीदाबाद से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। ओल्ड थाना क्षेत्र की बसेलवा कॉलोनी में 19 साल के एक लड़के ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशी कर ली। कुछ लोगों ने एआई से उसके और उसकी बहन के अश्लील फोटो और वीडियोस बनाए थे। इन फोटो और वीडियो को दिखाकर उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया है, लेकिन तब तक उस बच्चे की जान जा चुकी है। कानून क्या इंसाफ देगा? मेरा बेटा लाके दे देगा कानून। कानून अगर मेरा बेटा लाके दे देगा तो मैंने माफ कर दिया सब। ये एक माँ का दर्द है। अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, वो सिर्फ 19 साल का था। लेकिन भयंकर मानसिक दबाव और ब्लैकमेलिंग के बाद अब वो इस दुनिया में नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तकनीक के क्षेत्र में क्रांति माना जाता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करके कुछ लोगों ने एक मासूम छात्र को इतना परेशान किया कि उसने अपनी जान दे दी। आरोप के मुताबिक 2 हफ्ते पहले कुछ लोगों ने शख्स का मोबाइल फोन हैक कर लिया था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर शख्स और उसकी बहनों की न्यूड फोटो और वीडियो बना दी। इन फर्जी तस्वीरों और वीडियो को व्हाट्सएप पर भेजकर वो लोग इस लड़के से करीब 20,000 रुपए मांग रहे थे। पैसे न देने पर वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहे थे। जब लड़का इससे बहुत परेशान हो गया तो उसने आत्महत्या कर ली। वो शौक में उठाया, उसको परेशान किया गया 1 महीने से। गंदी गंदी वीडियो बना के हम तीनों बहनों की, पूरे उसने फोन को हैक कर लिया था।
पूरे हम लोग का नंबर, मेरे बच्चों का, मेरी बहन का, मेरे आदमी का, सबका फोटो उसके फोन पे था। सबका फोटो को उसने खराब कर गंदी तरह से बना के और मेरे भाई को परेशान किया जा रहा था। पहले उससे पैसे मांगे गए, जब उसे पैसे बोला मेरे पास नहीं है, वो कमाता नहीं था, कॉलेज में पढ़ता था वो, मेरी मम्मी का सैलरी था वो उसने दे दिया। बोले मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, मैं क्या करूं। उसने बोला तू मर जा। तो जहर वो उसने रात में जहर ला के दिया है मेरे भाई के हाथ में, कहा ये अच्छा वाला क्वालिटी का है, 2 घंटे के अंदर तू अच्छे से चला जाएगा। ब्लैकमेलिंग से लड़का बहुत ज्यादा परेशान था। पिछले 15 दिनों से उसका व्यवहार बहुत ज्यादा बदल गया था। न तो वो ठीक से खाना खा रहा था, न ही ज्यादा बात कर रहा था। वो चुपचाप कमरे में रहता था। परिजनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इतनी बड़ी मानसिक परेशानी से जूझ रहा है। शनिवार शाम करीब 7 बजे उसने अपने कमरे में सल्फास की गोलियां खा ली। हालात बिगड़ने पर परिवार वाले उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुँचे, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कितनी उम्र थी बेटी? लड़के 19 साल। अभी 19 साल थी माता? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे? 3 लड़की, लड़का सबसे छोटा था। छोटा था, 3 महीनों में इकलौता भाई था। हाँ। तो फिर आप इस बारे में आपको कभी बताया था राहुल ने? नहीं। परिवार के मुताबिक मृतक लड़के के मोबाइल में साहिल नाम के युवक के साथ उसकी लंबी चैट मिली है। चैट में साहिल ने लड़के की न्यूड फोटो और वीडियो भेजकर उससे पैसे की डिमांड की थी। आखिरी बातचीत में उसने मृतक लड़के को धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो सारी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इतना ही नहीं, चैट में साहिल ने आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाले शब्द भी लिखे थे। उसने यहाँ तक बताया था कि किस चीज को खाने से उसकी मौत हो सकती है। पिता की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये मामला साइबर अपराध और AI की गलत इस्तेमाल का गंभीर उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब बात क्रिकेट की दुनिया की करते हैं। भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को सिडनी के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वो अभी ICU में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच के दौरान पसलियों में चोट लगने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी और समय खराब न करते हुए टीम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई, जहां पर उन्हें ICU में रखा गया। ये चोट उनकी स्प्लिन में लगी है। ये वही कैच है जिसे लेने के चक्कर में भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए। 25 अक्टूबर को सिडनी में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे हो रहा था। हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी ने शॉट लगाई। बैकवर्ड पॉइंट से पीछे की ओर दौड़ते हुए अय्यर ने शानदार कैच लिया था, लेकिन इस दौरान उन्हें चोट लग गई। अय्यर ड्रेसिंग रूम में लौटे और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। उनके साथ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का कई अधिकारी ने बात भी किया है। वो मेडिकली स्टेबल है, ये तो BCCI ने भी सबसे ऑलरेडी कह दिया है। उनको नेक्स्ट 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। भारतीय टीम का जो मेडिकल असिस्टेंट जो डॉक्टर है वो उनके साथ रहेंगे। उनका जो प्रोग्रेस है वो मॉनिटर किया जाएगा। नेक्स्ट 3-4 दिन वो सिडनी के इसी अस्पताल में रहेंगे। उसके बाद उनको रिलीज किया जाएगा। एट दिस पॉइंट इन टाइम बयान यही है। पहले ये सुनने में आया था कि वो 3 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। अभी ये सुनने में आ रहा है कि साउथ अफ्रीका सीरीज कुड जस्ट बिकम टच एंड गो। अभी भी करीब 1 महीना आपके पास टाइम है, 1 महीना टाइम है। बट अगर श्रेयस अय्यर 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहते हैं, ICU में रहते हैं, उनके बाद इंडिया आना, उनके बाद फुल फिटनेस रीगेन करके साउथ अफ्रीका सीरीज में खेलना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो भी सकता है। फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर श्रेयस अय्यर्स रिकवरी। BCCI ने श्रेयस अय्यर को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि श्रेयस अय्यर को 25 अक्टूबर को सिडनी में तीसरा वनडे खेलने के दौरान इंपैक्ट इंजरी हुई और उन्हें सिडनी के अस्पताल ले जाना पड़ा। BCCI की प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया कि श्रेयस की चोट के स्कैन से पता चला है कि उनकी स्प्लीन यानी तिल्ली में चोट लगी है। उनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत स्थिर है और वो अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। शनिवार को जिस तरह से श्रेयस अय्यर को मैच में एलेक्स कैरी का कैच लेते वक्त पीछे भागती की ओर उनको चोट लगी। बैकवर्ड पॉइंट से वो थर्ड मैन की ओर भाग रहे थे और बाईं तरफ गिरे और आपने देखा कि वो जो ये है पसली है, रिब केज है, इसके सहारे गिरे और उसके बाद काफ़ी उन्हें चोट आई। कैच तो उन्होंने शानदार लपका और मैच में एक तरह से मैच का जो रुख है वो भी बदल दिया। जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है वो तेज़ी से आगे बढ़ती भी जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे झोंक दिया और जो जांबाज खिलाड़ी होते हैं जिस तरह से श्रेयस अय्यर, उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाते हुए वो शानदार कैच लपका।
अब उनके बाइक के जो रिबकेज है उसके स्प्लीन में चोट लगी है और इम्पैक्ट इंजरी है। एक तरह से 7 दिनों के लिए उन्हें सिडनी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जो कि बीसीसीआई के मेडिकल टीम की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अब उन पे काफ़ी ख्याल उनका रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ताकि इन्फेक्शन नहीं हो इसके लिए उनके माता पिता को भी वहाँ भेजा गया है सिडनी में। अय्यर की स्प्लीन में चोट बताई जा रही है। आपको बताते हैं कि ये क्या काम करती है। स्प्लीन को तिल्ली भी कहते हैं। ये पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में पसलियों के नीचे होती है। एक मुट्ठी के आकार का अंग है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। खून को छानकर पुरानी या खराब लाल रक्त कोशिकाओं को हटाती है। संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं और एंटीबॉडीज बनाती है। तो इनका फील्डिंग के दौरान गिरने के वक्त की वजह से लेसरेशन ऑफ स्प्लीन हुआ है, जैसा कि सीटी स्कैन की रिपोर्ट में बीसीसीआई के डॉक्टर ने इस चीज़ को कंफर्म किया है। तो इसका क्लिनिकल सिम्टम्स जो होता है इसमें पेन इन एब्डोमेन, स्वेलिंग, रिजिडिटी, गार्डिंग और ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से फेंटिंग भी हो सकता है। हम आशा करते हैं कि इनका रिकवरी फास्ट हो, जैसा कि प्लेयर हैं और काफ़ी डॉक्टर्स इनको देख रहे हैं। अय्यर की पसली के अंदर स्प्लीन में चोट लगी है। बताया जा रहा है कि अय्यर को ठीक होने में करीब 1 हफ्ता लग सकता है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के विशेषज्ञों की सलाह से उनकी चोट की हालत पर कड़ी नजर रख रही है। जो अगला जो टूर्नामेंट है, क्योंकि अभी जो 8 तारीख तक 8 नवंबर तक तो टीम इंडिया T20 के मैचेस खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिकेट के हिसाब से सिर्फ देखें तो लॉस नहीं हुआ। और 30 नवंबर तक जब एक बार फिर भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे के लिए तैयार होगी, तब तक ज़रूर श्रेयस अय्यर ठीक हो जाएंगे। वैसे ही वो स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत ही ग्रिटी हैं और विल पावर बहुत ज़बरदस्त है, तो उनकी रिकवरी भी फास्ट होगी। इसके अलावा करोड़ों भारतीय खेल प्रेमी जो हैं उनके लिए दुआएं दे रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर जल्दी फिट होंगे और फिर से आप उनको जो है वनडे में उसी तरह का जलवा बिखेरते हुए देखेंगे जिस तरह से वो जांबाज खिलाड़ी हैं, रन भी बनाते हैं और कमाल की फील्डिंग करते हैं। श्रेयस अय्यर फिलहाल टेस्ट और T20 टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन श्रेयस को भारतीय फैंस जल्दी ही वनडे में फिर से जलवा दिखाता देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 30 नवंबर से शुरू हो रही है। उम्मीद है कि तब तक श्रेयस पूरी तरह फिट हो जाएंगे। विमल मोहन, NDTV इंडिया। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत को एक बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच पे चोटिल हो गई है प्रतिका रावल। ओपनर है भारतीय टीम की प्रतिका रावल और उन्हें चोट लग गई है। सेमीफाइनल अब प्रतिका रावल नहीं खेल पाएंगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में वो हिस्सा नहीं ले पाएंगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली थी। तो भारतीय टीम की ओपनर प्रतिका रावल टखने में चोट के चलते अब ये वाला मैच नहीं खेल पाएंगी। बांग्लादेश के खिलाफ टूर्नामेंट के आखिरी मैच में उन्हें चोट लगी थी। तो भारतीय टीम अपनी विकेटकीपर बैटर ऋचा घोष की फिटनेस को लेकर पहले ही चिंतित थी और अब यहाँ पर प्रतिका रावल की चोट ने और ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर खड़ी कर दी हैं और भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका है। टखने की चोट उन्हें आई थी और उसके बाद फिलहाल जो खबर आ रही है कि ओपनर प्रतिका रावल जो है वो आगे का मैच नहीं खेल पाएंगी। तो बांग्लादेश के खिलाफ टूर्नामेंट में आखिरी मैच में उन्हें चोट लगी थी और हरमनप्रीत कौर की नेतृत्व वाली जो टीम है उसको सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है। और खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों की छेड़छाड़ पर बयान दिया था, जिस पर अब सियासत हो रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों पर ही दोष मढ़ दिया। छेड़छाड़ की शिकार हुई महिला खिलाड़ियों को उन्होंने नसीहत तक दे डाली कि इस घटना से वो और बाकी खिलाड़ी अब सबक लें। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की 2 मशहूर खिलाड़ियों के साथ इंदौर में छेड़छाड़ की घटना से हड़कंप मच गया। इंदौर पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए आरोपी बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। अब खिलाड़ी भी सीख लेंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक विवादित बयान देते हुए ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों पर ही दोष मढ़ दिया। छेड़छाड़ की शिकार हुई महिला खिलाड़ियों को उन्होंने नसीहत दे डाली कि इस घटना से वो और अन्य खिलाड़ी सबक लें। ये घटना दुर्भाग्यशाली है, पर इससे अब खिलाड़ी भी सीख लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब कोई दूसरे देश में जाएं, दूसरे शहर में जाएं, तो अपनी सुरक्षा की चिंता भी करें।
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को बाहर जाने से पहले किसी लोकल शख्स को जानकारी देकर जाना चाहिए था। खिलाड़ियों का अचानक वहाँ से निकल जाना बिना किसी को बताए, अपने कोच को भी नहीं बताया उन्होंने, ये थोड़ी सी गलती हो गई है उनसे। यदि क्योंकि वहाँ उनकी सिक्योरिटी थी, वहाँ पर पर्सनल सिक्योरिटी भी थी और पुलिस की सिक्योरिटी भी थी, पर वो बात करते करते निकल गई, किसी का ध्यान नहीं रहा और ये घटना हो गई। तो वहीं कांग्रेस नेता के मिश्रा ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सवाल उठाए हैं। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने प्रशासन के फेलियर को जिस तरह बचाव करने की मुद्रा अख्तियार की है वह निंदनीय है। उनका यह कहना कि खिलाड़ियों को भी सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, मैं बड़ी शिद्दत से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या अब इस देश में, इस प्रदेश में और हमारे देश से बाहर आने वाली महिलाओं और बहनों को भी अपने घरों से बाहर निकलने के लिए सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा? और यदि वही प्रोटोकॉल का पालन करेंगी तो सरकार और प्रशासन किस नाम की चीज है? जिस बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, उसके पीछे का पूरा मामला एक बार फिर से आपको बताते हैं। भारत में वर्ल्ड कप खेलने आई 2 ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर से 23 अक्टूबर की रात इंदौर में छेड़छाड़ हुई थी। खिलाड़ियों को गलत तरीके से छुआ गया था। महिला खिलाड़ी होटल रेडिसन ब्लू से कैफे की तरफ जा रही थी, तभी उनका पीछा किया गया। पुलिस ने बाइक सवार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी अकील की पहचान हुई। अचानक वहाँ से निकल जाना। कैलाश विजयवर्गीय की इस टिप्पणी की कड़ी आलोचनाएं हो रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि घटना पर संवेदना जताने की बजाय बीजेपी मंत्री महिला खिलाड़ियों को ही नसीहत दे रहे हैं और उन्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय से इस बयान के लिए माफी की मांग की जा रही है। एनडीटीवी के लिए इंदौर से निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। और देख रहा है इंडिया में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।